ओम विश्वाणि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक, सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारे बुद्धि को सन्मार्ग में, सत्य मार्ग में और प्रकाश युक्त मार्ग में प्रेरित करे। सभी को मेरा प्रणाम। आज का ये हमारा 5वां लेक्चर है डीएनवाईएस का। डीएनवाईएस और उसमें जो हमने सब्जेक्ट पहले लिया है वो है नेचुरोपैथी। तो कल हम एक सिद्धांत पर विचार कर रहे थे और वो सिद्धांत है शरीर दवाइयाँ शरीर पर काम नहीं करती है, बल्कि शरीर दवाइयों पर काम करता है। तो इस बात को कल मैंने समझाया अलग अलग एग्जाम्पल के माध्यम से, लेकिन और कुछ एग्जाम्पल आज हम लेंगे और उस एग्जाम्पल के माध्यम से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि शरीर दवाइयों पर कैसे काम करता है और दवाइयाँ शरीर पर कैसे नहीं काम करती है। फिर समझे इस बात को, शरीर दवाइयों पर कैसे काम करता है और दवाइयाँ शरीर पर कैसे काम नहीं करती है। इस सिद्धांत को और हम समझेंगे। तो इसे समझने के लिए पहले शरीर का जो प्रोटेक्टिव फिनोमिना है उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि प्रोटेक्टिव फिनोमिना में जो हम सिम्टम्स देखते हैं, जो हम लक्षण देखते हैं, उसमें जैसे छींकना है, स्नीजिंग हम कहते हैं उसे, तो छींकना है, फिर खांसना है, या फिर मचलाट होना और उल्टी होना है, या फिर रोना है। ठीक है, रोना भी प्रोटेक्टिव सिम्टम्स है, तो समझाऊंगा कैसे है। और फिर टट्टी होना है, यानी पतला मल शरीर के बाहर निकलना है, या फिर पेट में दर्द, कहीं पर दर्द होना है, शरीर में दर्द होना है। ठीक है, सर में दर्द होना है। तो ये क्या है, जो प्राइमरी सिम्टम्स होते हैं। इस शब्द को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें कि प्राइमरी सिम्टम्स, प्राथमिक लक्षण। ये जो प्राथमिक लक्षण होते हैं ये शरीर के प्रोटेक्टिव फिनोमिना में आते हैं। फिर थोड़ा आगे चलकर जब वो सिम्टम्स बढ़ जाते हैं तो फिर एक समय तक प्रोटेक्शन ये सिम्टम्स करते हैं, उसके बाद में फिर डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है बॉडी का और उससे शरीर की हानि होती है। तो जो अनुभवी चिकित्सक रहते हैं वो इस बात को समझ सकते हैं कि प्रोटेक्टिव सिम्टम्स क्या है और डिस्ट्रक्टिव सिम्टम्स क्या है। दो बातों को ध्यान में ले यहाँ पर, एक है प्रोटेक्टिव सिम्टम्स और दूसरा है डिस्ट्रक्टिव सिम्टम्स। तो प्रोटेक्टिव सिम्टम्स शरीर के लिए लाभदायक होता है और डिस्ट्रक्टिव सिम्टम्स शरीर के लिए हानिकारक होता है। सिम्टम्स एक ही होता है ना, सिम्टम्स एक ही होता है। जैसे छींकना, ये कुछ हद तक शरीर के लिए आवश्यक भी है, लेकिन अगर ये सिम्टम्स बढ़ जाए तो उससे वायु का प्रकोप होके अगर ज़्यादा हम छींकने लगे, एक बार में 40 बार, 50 बार, 100 बार, कोई कोई तो दिन भर छींकता रहता है एलर्जी के कारण, या फिर नाक की हड्डी बढ़ जाती है उसके कारण, तो दिन भर छींकते रहते हैं लोग। कुछ भी थोड़ा सा नाक में अगर जाता है एलर्जन तो उसके कारण फिर छींकते रहते हैं। तो ये जो सिम्टम्स है ये डिस्ट्रक्टिव सिम्टम्स है। लेकिन प्राइमरी अगर छींकना थोड़े कुछ समय के लिए, या फिर दिन में एक बार हम छींकते हैं, 2 बार छींकते हैं, या फिर सप्ताह में 1-2 बार छींकना है, तो वो प्रोटेक्टिव सिम्टम्स है। पहले है ना किया करते, जैसे कि समझा करते थे लोग कि छींकना एक क्या है, अपशकुन है। तो छींकना निश्चित ही अपशकुन है, लेकिन प्राइमरी प्राइमरी अगर प्राथमिक कुछ समय के लिए अगर वो होता है तो ये अपशकुन नहीं है, ये शकुन है ना। तो उससे क्या होता है, बॉडी का प्रोटेक्शन हो जाता है, बॉडी का संरक्षण हो जाता है। और ये जो बॉडी का संरक्षण होता है वही शरीर का डिफेंस समझा जाता है, डिफेंस।
तो एक बात को और थोड़ा-सा आप रीराइट करेंगे, आप थोड़ा नोट्स ले लेंगे इस बात को कि जो हमारी नेचुरल इंस्टिंक्ट है ना? नेचुरल इंस्टिंक्ट जैसे कि मौलिक इच्छाएँ हम उसे बोलते हैं, नेचुरल इंस्टिंक्ट। तो 4 हमारी मौलिक इच्छाएँ हैं। पहला जो है वो क्या होगा? पहला है जैसे कि भूख, है ना? खाने की, पीने की इच्छा, ये पहली हमारी नेचुरल इंस्टिंक्ट है। दूसरी है निद्रा, ठीक है? दूसरी क्या है? निद्रा। और तीसरी है डिफेंस। तीसरी क्या है? डिफेंस। और चौथी है मैथुन, यानी रिप्रोडक्शन करने की जो इच्छा होती है। हर एक इंसान में भी होती है, या जानवरों में भी होती है। तो पहले से हम शुरू करेंगे। तो पहली है जैसे खाने पीने की इच्छा। जैसे आप देखते हैं कि इसके लिए कोई ट्रेनिंग देना पड़ता है? कोई ट्रेनिंग नहीं लेता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो माँ के स्तन को ढूंढ लेता है ना? या फिर जब माँ का स्तन मिल जाता है तो बच्चा दूध पीना शुरू कर देता है। उसके लिए कोई ट्रेनिंग है? नहीं, वो बाय बर्थ है। तो ये जो बाय बर्थ है उसे नेचुरल इंस्टिंक्ट कहते हैं कि मौलिक इच्छाएं हमारी कितनी हैं। तो मौलिक मौलिक इच्छाएं खाली 4 है। इसके अलावा जितनी भी इच्छाएं है वो जीवन के लिए हो सकता है कुछ फायदेमंद भी हो, लेकिन अधिकतम नुकसानकारक हो सकती है। तो पहली इच्छा। दूसरी इच्छा है निद्रा, ठीक है? नींद के लिए कोई ट्रेनिंग लेना पड़ता है? जब बच्चा जन्म लेता है तो अपने आप वो नींद ले लेता है, ठीक है? अपने आप वो उसे नींद आ जाती है। और मनुष्य, आप प्रकृति में भी देखेंगे तो जितने जितने भी प्राणी हम देखते हैं तो उनका भी क्या है, वो नींद लेते हैं। उसके लिए कोई उन्हें ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो दूसरी है निद्रा। तीसरा क्या है? तीसरा है डिफेंस। डिफेंस यानी शरीर को सुरक्षित रखना एक हद तक। इसलिए नेचुरोपैथी का आगे चल के एक सिद्धांत आएगा। उस सिद्धांत में है, लिखा हुआ है कि प्रकृति मूल में एक महान वैद्य है। फिर से सुने, प्रकृति मूल में एक महान वैद्य है, एक महान डॉक्टर है। तो बाहर का डॉक्टर तो बाद में काम करेगा, लेकिन जो हम जैसे जन्म से लेकर, मेरी आयु जैसे 40 साल की है, तो अब तक जो मेरी रक्षा हुई, क्या बाहर बाहर के डॉक्टर ने की? नहीं। मेरी रक्षा जो है वो अंदरूनी जो डॉक्टर है, जो जिसका नाम प्रकृति है, तो उस डॉक्टर ने मेरी रक्षा की। जब भी मैंने कुछ उल्टा पुल्टा खाया तो वो शरीर से टट्टी के माध्यम से निकल गया। जब मैंने उल्टा पुल्टा खाया, जी मचलाया, मुझे उल्टी हुई, तो वो सब टॉक्सिन शरीर के बाहर फेंका गया। इसलिए मैं जिंदा हूँ। इसलिए मेरे जीवन की रक्षा हुई है। और इसी कारण मेरा जीवन चलायमान है। अगर प्रकृति मेरी रक्षा न करती और मात्र बाहर का डॉक्टर ही मेरी रक्षा करता, तो आज तक तो कितने सारे लोग मर जाते, ठीक है? और ऐसा होता है, जब प्रकृति रक्षा नहीं करती तो बाय बर्थ, स्टिल बर्थ बोला जाता है उस बात को, कि बाय बर्थ वो बच्चा मर जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि बाहर के डॉक्टर बहुत प्रयास करते हैं बचाने के लिए, लेकिन प्रकृति सपोर्ट नहीं करती, ठीक है? प्रकृति, जो अंदर का डॉक्टर है, वो सपोर्ट नहीं करता। इसलिए बाहर के डॉक्टर का कितना भी सपोर्ट हो, फिर आप बच नहीं सकते। ओके, अंदर के डॉक्टर का सपोर्ट चाहिए। और जिसे अंदर के डॉक्टर का सपोर्ट मिल जाता है, फिर बाहर के डॉक्टर को वो रिस्पांस अच्छे से देता है। नहीं तो देखो, अभी तो बहुत सारे स्वास्थ्य के लिए वेल इक्विप्ड और बहुत ही बड़े बड़े हॉस्पिटल और बड़ी बड़ी मशीनरी तैयार की है, लेकिन वहाँ पर भी जब किसी पेशेंट को लेकर जाते हैं और डॉक्टर जब चेक करते हैं तो बोलते हैं कि ये मुझे मुश्किल लगता है, इसका बचना मुश्किल लगता है, 50-50% चांसेस है, कोई तो 10% चांसेस है, ऐसे बोल के फिर एडमिशन किया जाता है। और जब वो मेडिसिन देते हैं और जब उस मेडिसिन के ऊपर शरीर काम करता है, तभी वो बोल सकते हैं कि हम, चलो अब कुछ चांसेस है इसे बचाने के। और जब शरीर मेडिसिन के ऊपर असर नहीं दिखाता है, तो फिर क्या होता है? फिर डॉक्टर बोलता है नहीं, कुछ नहीं होगा, अभी इन्हें घर लेकर जाओ, अब हमसे कुछ नहीं होगा। जितना हम कर सकते थे उतना हमने किया, लेकिन इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए आप इन्हें घर लेकर जाओ।
तो क्या है, इस बात से क्या समझना है? इस बात से यह समझना है कि प्रकृति जो भीतर का डॉक्टर है, उसने अपना सपोर्ट छोड़ दिया है और उसी सपोर्ट को, उसी प्रकृति के अंदर के सपोर्ट को हम बोलते हैं जीवनीय शक्ति। ये खासकर एक शब्द नेचुरोपैथी में आता है, जीवनीय शक्ति। और उस जीवनीय शक्ति के कारण ही ये जो तीसरी मौलिक इच्छा है वो हम व्यक्त कर पाते हैं। ठीक है, डिफेंस जो है वो व्यक्त कर पाते हैं। तो इसे डिफेंस को भय भी कहा जाता है। जैसे व्यक्ति के अंदर भय होता है, एक लिमिट तक होना भी चाहिए। उससे क्या होता है, हम खुद की सुरक्षा कर पाते हैं। मान लो सांप निकल गया और हम यहाँ बैठे हैं, ना तो उसको है ना बाहर हकाल रहे हैं, नहीं तो ना तो उसे कोई विरोध कर रहे हैं, तो क्या होगा, कुछ समय के ऐसा हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है वो निकल जाए, ठीक है, कुछ हानि ना करे। लेकिन ऐसे हो सकता है अगर आप बैठे हुए हैं वहाँ पर तो आपको डस ले और आपकी हानि हो। तो हमें पता रहता है कि ये डर हमें काट सकता है ना। तो उसके लिए फिर क्या करना है हमें कि वहाँ से भागना चाहिए। ठीक है, तो भागेंगे तो फिर खुद की सुरक्षा होगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक थोड़ा मैं मराठी, घर में बोली भाषा मराठी है और बाहर भी मैं पेशेंट के साथ मराठी बोलता हूँ, तो इसलिए कुछ कुछ शब्द हिंदी में मराठी के आएंगे, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो आगे हम बढ़ते हैं। अब और एक एग्जांपल इसके बारे में बताया जाता है कि जब हम पेट साफ करने के लिए मेडिसिन देते हैं तो शुरुआत में 1 चम्मच से पेट साफ हो जाता है, फिर आगे बढ़कर 2 चम्मच से पेट साफ हो जाता है, फिर आगे बढ़कर 3-4 चम्मच से। मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट आए, मैं आयुर्वेद की भी प्रैक्टिस करता हूँ, तो खासकर दवा के लिए पेशेंट मेरे पास आते हैं तो बोलते हैं डॉक्टर साहब हम पहले थोड़ा सा कायम चूर्ण लेते थे, धोती योग चूर्ण लेते थे तो ठीक हो जाता था, अब तो पूरी बॉटल लेते हैं तो भी ठीक नहीं होता है। तो क्या हो रहा है, मेडिसिन का परिणाम शरीर पर नहीं हो रहा है, यहाँ पर शरीर का परिणाम मेडिसिन के ऊपर हो रहा है। तो पहले शरीर क्या करता था, 1 चम्मच से भी काम चला लेता था, फिर 2 चम्मच से काम चलाने लगा, फिर धीरे धीरे 1 बॉटल से काम चलाने लगा। लेकिन अब 1 बॉटल देने के बाद भी काम नहीं चलता है। तो क्या है कि दवा का परिणाम शरीर पर अगर होता तो 1 चम्मच से भी काम चल जाता है ना, पहला डोज ही अंतिम समय तक चल जाता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उसी कारण से फिर क्या हुआ, उसी कारण से जो डोज है वो बढ़ते गया और कुछ समय के बाद में तो ऐसे हुआ कि आते इतने कड़क हो गए। ऐसा देखा जाता है, आप अभी आपने मेडिकल साइंस को रियलाइज नहीं किया, एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन मैं 16 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, तो मैंने देखा है बहुत सारे पेशेंट्स के जो आते हैं, इंटेस्टाइन जो है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्पेशली लार्ज इंटेस्टाइन, तो उन्हें काटना पड़ता है। उनकी जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, जिसे हम पुरस्चरण गति कहते हैं, जिस गति से मल ऐसे आगे बढ़ता है, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, उसे लूप मूवमेंट भी कहते हैं। तो जिस गति से मल आगे बढ़ता है वो गति कम हो जाती है, तो उतना पार्ट इतना रिजिड हो जाता है कि उतने पार्ट से फिर मल आगे जा नहीं पाता और फिर इतना ज़्यादा कंस्टिपेशन हो जाता है, इतना ज़्यादा मलावरोध हो जाता है कि उस पेशेंट की उसको पार्शियली इंटेस्टाइन जो है वो काटनी पड़ती है और काट के फिर ऐसे इंटेस्टाइन फिर शॉर्ट हो जाती है तो वो जोड़ देते हैं। फिर ऐसे फिर तो एक बार अगर ऑपरेशन हो गया कि फिर तो जीवन भर उस ऑपरेशन के जो दुष्परिणाम है उसे भी भुगतना पड़ता है हमें। इसलिए इंसान, एक बात मुझे थोड़ी सी ध्यान में आती है, जो इंसान के पास है जब तक है वो चीज, वो वस्तु, वो व्यक्ति, तब तक वो उसका महत्व नहीं समझ पाता। और जब वो व्यक्ति, वो वस्तु या फिर वो चीज जब वो उससे दूर चली जाती है, तभी उस व्यक्ति का या फिर उस वस्तु का महत्व उसे पता चल जाता है। तो स्वास्थ्य भी वैसी एक, मान लो, वस्तु है ना,
कि जो जब तक हमारे पास रहती है तब तक हम उसकी पूजा नहीं करते, है ना? उसका ध्यान नहीं रखते, स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते, और जब स्वास्थ्य छीना जाता है हमसे, असल में तो ये बोलना गलत है, स्वास्थ्य हमसे कोई छीन नहीं सकता, बस हम ही हैं, हम खुद है कि हम कुछ नॉलेज नहीं रखते स्वास्थ्य के संबंध में, और नॉलेज ना होने के कारण बहुत सारी गलतियां हम करते हैं स्वास्थ्य के संबंध में, और फिर वो गलतियां दोहराते हैं, और फिर जब उन गलतियों से जब बहुत कुछ नुकसान हो जाता है तो हम कहते हैं कि अरे मैं तो रोगी हो गया हूँ, भगवान ने मुझे रोगी कर दिया है। तो भगवान कोई कुछ नहीं करता, आप ही, वैसे तो प्रेरणा भगवान से मिलती है ना? अच्छा करने की भी प्रेरणा भगवान से मिलती है, गलत करने की भी प्रेरणा भगवान से। मेरा तो ऐसा ही मानना है। बहुत से लोग बोलते हैं कि अच्छा करने की प्रेरणा भगवान से मिलती है, बुरा तो हम ही करते हैं। ऐसा नहीं है भाई, बुरा भी, है ना, प्रेरणा तो भगवान से ही मिलती है, करते हम हैं, अच्छा या बुरा कुछ भी हो, करते हम हैं, लेकिन प्रेरणा जो है वो भगवान से मिलती है। तो आप बोलेंगे सर फिर बुरा करने की प्रेरणा भगवान क्यों देगा? क्योंकि आपके पूर्व प्रारब्ध वैसे होते हैं, आपके संचित वैसे होते हैं, और उसी के कारण ही आप कृत्य करते हैं, आप कार्य करते हैं, है ना? कोई ज्यादा समय तक सो रहा है तो ऐसे मत समझना कि वो सो रहा है, उसे जो सोने की प्रेरणा मिल रही है वो भगवान ही दे रहा है। अगर हमारा जीवन बहुत अच्छा है तो समझ लेना कि आपका पूर्व प्रारब्ध और संचित ये जो कर्म है वो बहुत अच्छे रहे होंगे, क्योंकि इस जन्म में आपका बहुत नाम हुआ, आपने बहुत पैसा कमाया, आपको बहुत शोहरत मिली, तो लेकिन इस जन्म में जो हम करेंगे, वैसे तो हम करेंगे ये भी कहना गलत है, जो करता है वो ऊपर से ही हमें स्टिमुलेशन मिलता है, उसके कारण से ही हम काम करते हैं। तो हमारी रक्षा या फिर हमारी रक्षा न होना, रक्षा होना या रक्षा न होना, ये कोई हमारे कार्य पर भी डिपेंड नहीं है, लेकिन फिर भी कहा जाता है, एक माया है समझने के लिए, कि अगर हम हमारी रक्षा करेंगे, डिफेंस करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारी सुरक्षा होगी, है ना? तो ये तीसरा फैक्टर है, तीसरा। ठीक है, तो इस सिद्धांत को समझने के लिए मैं समझता हूँ कि काफ़ी हमने एग्जाम्पल इसके दिए हैं। ठीक है, तो आगे मैं पढ़ता हूँ थोड़ा। जिभेसारखी मऊ आतडी शिंगासारखी कठीण होतात, म्हणजे त्यांच्यावर काय काय अत्याचार झाले असतील याची कल्पनाच करवत नाही. ॲलोपॅथीच्या औषधांचे अनेक दुष्परिणाम होतात. नेहमी सर्वत्र वापरण्यात येणारी ॲस्पिरिन ही याला अपवाद नाही आहे, असे डॉक्टर जेम्स रॉथ यांचे मत आहे. अमेरिकेतील युनिव्हर्सिटी ऑफ पेनिसिलिया ग्रॅज्युएट स्कूल ऑफ मेडिसिनमधील डॉक्टर रॉथ यांनी पचनक्रियेवर औषधांचे होणारे दुष्परिणाम यावर इतके संशोधन केले आहे की त्यांचे मत जगभर प्रमाणभूत मानले जाते. धोक्याची सूचना देत डॉक्टर रॉथ म्हणतात, ॲस्पिरिनचा उपयोग करणाऱ्यांपैकी 60 ते 70% लोक आंतरिक रक्तस्राव अथवा पांडुरोग यांनी ग्रासले जातात. अभी ये तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ये बहुत बड़ा विषय है, और इस विषय के ऊपर मैं बोलता हूँ। तो 2005 से लेकर मैं 2020 तक मैंने पढ़ाया है बच्चों को। ये फर्स्ट टाइम हम लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहे हैं और यूट्यूब लिंक शेयर करके आपके साथ ये ज्ञान मैं शेयर कर रहा हूँ। तो मॉडर्न मेडिकल साइंस की जो दवाइयाँ हैं, जिसे हम एलोपैथी मेडिसिन कहते हैं, तो इसका इस्तेमाल कितना होना चाहिए और कब करना चाहिए, तो एक बात आप ध्यान में रखो, आप खुद के लिए भी ये बात ध्यान में रखो, और आपके जो जितने भी रिलेटिव्स हैं उनके लिए भी ये बात आप ध्यान में रखेंगे कि जब भी इमरजेंसी आएंगी तब आप एलोपैथी मेडिसिन ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि व्यवस्था ऐसी बनी हुई है कि बाकी पैथियों में गवर्नमेंट ने इमरजेंसी को मैनेज करने की अनुमति नहीं दी हुई है। जैसे आयुर्वेद में क्रिटिकल केयर सेंटर की अनुमति नहीं दी है, होम्योपैथ में नहीं दी है। अगर दी होती, नेचुरोपैथ में अगर दी होती अनुमति कि आप
इमरजेंसी भी मैनेज कर सकते हैं, चाहे पेशेंट मर जाए या कुछ भी हो जाए। वैसे भी एलोपैथी में हर एक को कहाँ बचता है पेशेंट, है ना। 10 गए क्रिटिकल केयर सेंटर में तो 5 लोग बच जाते हैं, 5 के तो मुर्दे ही बाहर आ जाते हैं, है ना, डेड बॉडी बाहर आ जाती है, लाखों का खर्चा हो जाता है। उसके उपरांत भी ऐसा होता है। तो अगर इंडियन गवर्नमेंट, अगर भारत सरकार इस बात के लिए अगर अनुमति दे कि आप नेचुरोपैथी में इमरजेंसी मैनेज कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से एलोपैथी से कहीं बेहतर नेचुरोपैथी में, सुजोग में, आयुर्वेद में, निश्चित रूप से योग में इमरजेंसी जो है मैनेज हो सकती है। कुछ साधनों का आधार निश्चित रूप से हम लेंगे, जैसे वेंटिलेटर है, ऑक्सीजन है, पल्स ऑक्सीमीटर है ना, शुगर टेस्टिंग के और जांच की जितनी भी सुविधाएं हैं उसका हम निश्चित रूप से जगह जगह पर और स्टेप बाय स्टेप हम उसका सहारा लेंगे। ये कोई एलोपैथी नहीं है। वेंटिलेटर इज नॉट अ एलोपैथी, एक मैकेनिकल सपोर्ट है। एलोपैथी किस बात को कहेंगे, है ना, एलोपैथी हम कहेंगे कि जो ड्रग्स है, जो मेडिसिन है, उसे हम एलोपैथी कहेंगे। जैसे एस्पिरिन, यहाँ पर डॉक्टर धीरेन गाला ने एक एस्पिरिन के बारे में बोला है। ये जो एस्पिरिन है ये क्या करती है, खून को पतला करती है। हर एक हार्ट के पेशेंट को एस्पिरिन दी जाती है और उस इकोस्प्रिन नाम से बाजार में ये दवा मिलती है, अलग अलग नाम से मिलती है, लेकिन इकोस्प्रिन बहुत सारे लोगों में, ये जो ब्रांड है इकोस्प्रिन, ये चलता है। आपके घर में भी अगर कोई बीपी का पेशेंट है तो उस पेशेंट को भी ये इकोस्प्रिन दी जाती है। इकोस्प्रिन से क्या होता है, खून पतला होता है। जिसका खून 10% पतला करना चाहिए, ये मेडिसिन क्या करती है, सालों साल इस मेडिसिन को लेने से फिर 100% खून पतला हो जाता है। अब एक बात मैं आपसे थोड़ा सा पूछना भी चाहता हूं कि एक बात को समझो, अगर हमारा ब्लड, हमारे, ये क्यों देते हैं मेडिसिन, ये इसलिए देते हैं ताकि हमारा खून गाढ़ा ना हो जाए और हमें हार्ट अटैक ना आ जाए या फिर पैरालिसिस ना हो। दोनों पेशेंट में ये मेडिसिन दी जाती है। तो अब कारण क्या है, कारण, जिस कारण से खून गाढ़ा हो रहा है उस कारण को हटा दो तो फिर खून पतला करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अननेसेसरीली खून को पतला करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन क्या होता है, अननेसेसरीली खून को पतला किया जाता है एस्पिरिन के माध्यम से, इकोस्प्रिन के माध्यम से। मैंने ऐसे कितने सारे पेशेंट देखे हैं कि एस्पिरिन चालू करने से, ठीक है, वो एक रोग से तो थोड़ा सा बच गए, वो बच भी नहीं गए, एक्चुअल में वो उनके पास कोई उपचार नहीं है इसका, शाश्वत उपचार जिसको बोलते हैं कि जिससे कोई साइड इफेक्ट ना हो, ऐसा कोई उपचार नहीं है, इसलिए वो लोग एस्पिरिन देते हैं, है ना। वो ऐसा तो नहीं बोल सकते कि अब हमारे पास उपचार नहीं है तो चलो जाओ आप आयुर्वेद की तरफ, योग की तरफ, नेचुरोपैथी की तरफ। इतने वो प्रामाणिक नहीं है ना। 100 में से 1-2 डॉक्टर है प्रामाणिक, एमबीबीएस और एमडी डॉक्टर, की वो बोलते हैं कि, है ना, पेशेंट को बोलते हैं कि अगर भाई तुझे अच्छी ट्रीटमेंट करनी है तो जा तू नेचुरोपैथी की तरफ जा, आयुर्वेद की तरफ जा। लेकिन वो उस एमबीबीएस एमडी डॉक्टर को नेचुरोपैथ और आयुर्वेद पता भी होना चाहिए। और जिसे पता ही नहीं है वो क्या समझेगा कि मेरे पास ही इसका उपचार है ना। और उपचार भी कैसा है कि कॉम्प्लिकेटेड उपचार है। 2-3-4-5 साल के बाद में जो व्यक्ति एस्पिरिन खा रहा है वो व्यक्ति कॉम्प्लिकेशन के साथ ही उस डॉक्टर के पास जाएगा या फिर वो डॉक्टर के अलावा दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा। अब एस्पिरिन से क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, खून पतला होने से पेट में वराइसिस हो जाते हैं, गैस्ट्रिक वराइसिस हो जाते हैं, तो फिर पेट में ब्लीडिंग होता है, हेमोप्टाइसिस होता है, खून की उल्टी होना, उसे हेमोप्टाइसिस कहा जाता है। मल से खून निकलना, उसे मेलिना कहते हैं। तो ऐसा भी होता है, बहुत बार अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाता है। अब ज्यादा पतला हो गया तो पेशाब से भी खून निकल सकता है, ठीक है, पेशाब से, बहुत से लोगों को तो पेशाब से खून निकल जाता है, किडनी फेल हो जाती है उनकी, है ना। किस कारण से, एस्पिरिन के कारण से। ब्लीडिंग टेंडेंसीज, नाक से खून आना, इसे इपिटैक्सिस कहते हैं, तो नाक से खून आना, इपिटैक्सिस, तो ऐसा भी हो जाता है, ठीक है। आंखों से खून आना, कान से खून आना, ऐसा होता है। और किसी किसी को तो चमड़ी से ही खून आ जाता है ना। उसे क्या कहते हैं, हिमोरेज अंडर स्किन, उसे कहते हैं इकाइमोसिस। एक ये
मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, इकाइमोसिस। खून के अंदर स्किन के अंदर ही खून जैसे रक्तस्राव हो जाता है, बाहर नहीं निकलता, अंदर ही रक्तस्राव हो जाता है, तो उसे इकाइमोसिस कहते हैं। तो ये सब कुछ जो हो रहा है ये एस्पिरिन से हो रहा है। अब एक तरफ छोटा सा उपचार हो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ कितने सारे कॉम्प्लिकेशंस एलोपैथ के माध्यम से आते हैं। जिस व्यक्ति ने रेगुलर 4 से 5 साल मेडिसिन खाया, किसी किसी तो दो ढाई साल से ही कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन निश्चित रूप से जिसने 4-5 साल एलोपैथी मेडिसिन खाया, एक पेशेंट मुझे लाकर दिखा दो कि उसे कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। पहला रोग जैसा का वैसा ही है, जैसे उसे अगर डायबिटीज है तो डायबिटीज है अभी भी, 4-5 साल के बाद में भी वो मेडिसिन खा रहा है। लेकिन उसके साथ में उसे और कुछ कॉम्प्लिकेशंस, उसकी किडनी फेल हो गई, उसको रेटिनोपैथी हो गई, उसको पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो गई, कुछ ना कुछ 4-5 साल के बाद में आ जाता है। एक पेशेंट, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, बहुत करीबी है, वो मेरा रिलेटिव्स भी है, तो उसके बारे में मैं बताऊंगा कि एक पेशेंट ने सर में दर्द होता था, उस बात के लिए उसने एलोपैथी पेन किलर खाया। अब उसने कॉज रूल आउट नहीं किया। आज जैसे किराना में है ना मिलता है सामान, वैसे मेडिकल में दवाई अगर आप मांगोगे तो दे देते हैं मेडिकल वाले। वैसे तो एक कानून है कि आप दवाई नहीं दे सकते विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, लेकिन भारत में सब चलता है ना। भारत में ही चलता है ये, बाहर नहीं चलता है। आप यूएसए में जाओ, यूके में जाओ, वहां पर नहीं चलेगा ये। क्योंकि कुछ लोग मेरे वहां पर थे, उन्होंने बताया कि नहीं, यहाँ पर ऐसे भारत के जैसा किराना पर जैसे पैरासीटामोल मिल जाती है, क्रोसिन मिल जाती है, पेन किलर मिल जाती है, एंटीहिस्टामिनिक मिल जाती है, स्टेरॉइड मिल जाती है, वैसे वहां पर नहीं मिलता है। मेडिकल मेडिकल से भी लोग वहां पर मेडिसिन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं देते, यहाँ पर देते हैं। तो एक व्यक्ति ने खाया, 2 साल तक, 2.5 साल तक रेगुलर पेन किलर खाया, फिर उसकी किडनी फेल हो गई। एट द एज ऑफ 45-47 कुछ किडनी उसकी फेल हो गई। अगर उसकी वाइफ उसे किडनी ना देती, उसकी वाइफ अगर उसे किडनी ना देती तो आज वो जिंदा भी नहीं दिखता। ठीक है, तो इतनी खतरनाक साइड इफेक्ट्स इस मेडिसिन के होते हैं। बहुत सारे लोग मेडिसिन को खाते हैं और मेडिसिन के कॉम्प्लिकेशंस, इतने कॉम्प्लिकेशंस है, ये एमबीबीएस एमडी डॉक्टर नहीं बताते आपको कि इसके कॉम्प्लिकेशंस है। कुछ 2-4 डॉक्टर्स 100 में 1-2 डॉक्टर ऐसे भी प्रामाणिक डॉक्टर होते हैं, बोल देते हैं कि ये आपको ज्यादा खाना नहीं है, आपको थोड़ा आपका लाइफस्टाइल ठीक कर लेना है। अब लाइफस्टाइल ठीक करना क्या है? नेचुरोपैथी है। और प्राकृतिक दवाइयाँ खाना क्या है? आयुर्वेद है। और थोड़ा सा शरीर को एक्सरसाइज करना क्या है? योग है। तो ये 3 पैथी के करीब आप जाएंगे तो ठीक रहेगा। लेकिन वो इस बात को नहीं बोल पाते कि आप आयुर्वेद को अपनाएं, आप नेचुरोपैथी को अपनाएं। वो बोलते थोड़ा लाइफस्टाइल ठीक कर लो। अब वो जो व्यक्ति जिसको लाइफस्टाइल ठीक करना है वो कैसे करेगा? उसके पास क्या ज्ञान है कि वो लाइफस्टाइल ठीक करे? हमें ये भी तो पता नहीं है कि शक्कर खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए। मैं आपसे पूछता हूँ, आप जितने भी मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप शुगर, है ना, जिसे चीनी कहते हैं, शक्कर कहते हैं, सफेद चीनी कहते हैं, तो क्या आप वो खाते हैं? 99% आप जितने भी मुझे सुन रहे हैं तो आंसर आएगा, सर हम खाते हैं, रोज चाय में उससे डालकर पीते हैं। आप जहर पी रहे हैं, जहर खा रहे हैं। क्या आपको पता है ये जहर है? चीनी जहर है या क्या आपको पता है? बिल्कुल नहीं पता है आपको। क्यों नहीं पता है? क्योंकि आपने आज तक किसी को सुना ही नहीं है इसके बारे में। और सुना भी होगा तो भी आपको अगर पता भी चल गया होगा तो भी आपने बंद नहीं किया। क्यों नहीं बंद किया? क्योंकि आप इस संबंध में डीप नॉलेज नहीं रखते। जब आप इस संबंध में डीप नॉलेज ले लेंगे तब जाके आप चीनी घर की बंद करेंगे, गुड़ का इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए आपको नेचुरोपैथी सीखना है, इसलिए आपको नेचुरोपैथी पढ़ना है। कल मुझे, है ना, एक क्वेश्चन किया कि डॉक्टर साहब मुझे बताओ कि मैं कैसे प्रैक्टिस करूं। अरे भाई, पहले थोड़ा लेक्चर अटेंड करो। लेक्चर अटेंड करने के बाद में जो मैं कहता हूं उसे आप खुद के ऊपर लागू करो। जैसे मैं कहता हूं चीनी बंद कर दो, है ना, शक्कर बंद कर दो, तो बंद कर दो शक्कर। क्या फर्क पड़ेगा? शहद खाओ, गुड़ खाओ, मीठी चीजें बहुत सारी, मीठे फल खाओ, मीठा खाना ही है तो शक्कर वाली चीजें क्यों खा रहे हो? शक्कर क्यों खा रहे हो? तो एक बात ध्यान में ले लो कि जो मैं कह रहा हूं उसे आप प्रैक्टिकली अपने घर में इस्तेमाल करेंगे। जो जो मैं बताता हूं उस बात के लिए आप इस्तेमाल करेंगे, रियलाइज करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे।
उसके बाद में फिर जैसे कि आपका कोर्स पूरा होता है, फिर इन बिटवीन कोर्स अगर आप अकोला सिटी में रहते हैं तो मेरे दवाखाने में आप अंडर प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए मैं बच्चों को बुलाता हूँ, बच्चे नहीं आते हैं, समझना नहीं चाहते हैं, तो मैं क्या करूँ उसके बारे में। मेरे पास एक बड़ा पंचकर्म सेंटर है, वहाँ पर मसाज होती है, वहाँ पर स्टीम बाथ होते हैं, वहाँ पर इनिमा दिया जाता है, वहाँ पर उल्टी कराई जाती है लोगों को, फिर जुलाब कराया जाता है, शरीर की शुद्धि कराई जाती है, अभ्यंग मसाज की जाती है ना? अलग-अलग तरह के 4-5 तरह के मसाज है, आगे जैसे सब्जेक्ट आएँगा वैसे मैं पढ़ाऊँगा। तो ये सब कुछ वहाँ पर होता है। उन उस बात को आप प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करें। अगर आप डायरेक्ट बोलेंगे डॉक्टर साहब मुझे तो मेरा खुद का दवाखाना डालना है, मुझे तो प्रैक्टिस नहीं करनी है, तो मैं लिख कर देता हूँ 500 रुपए के स्टैम्प के ऊपर कि आप प्रैक्टिस खाली 1, 2, 6 महीने करेंगे, उसके बाद में छोड़ के भाग जाएँगे आप वहाँ से। तो प्रैक्टिकली आपको एक्सपीरियंस करना है, उसे अंडर प्रैक्टिस कहते हैं, तो ये भी करना है। अगर आप अकोला में हैं, तो आप क्लिनिक को आ सकते हैं और जो मैं पेशेंट चेक करता हूँ, हिस्ट्री लेता हूँ, कैसे ट्रीटमेंट कराता हूँ, है ना? तो आप देख सकते हैं उस बात को और देखना चाहिए, तभी जाके आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है? ये उसका उत्तर है और फिर साथ में कुछ पढ़ना भी पड़ता है। इतना ईज़ी नहीं है नेचुरोपैथी में प्रैक्टिस करना और इतना आसान भी नहीं है ना? आसान नहीं है और इतना कठिन भी नहीं है, जितना आप समझते हैं उतना। ठीक है? तो ये एस्पिरिन का मैंने आपको बताया। फिर मैं चौथी बात नेचुरल इंस्टिंक्ट में बताना चाह रहा था। तो उसके लिए मैं दूसरा एक लेक्चर बनाऊँगा। जो चौथी बात है अ, मैथुन के ऊपर, जिसे रिप्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है? जैसे पति-पत्नी संबंध बनाते हैं। उसके बाद में जो मैथुन की इच्छा होती है, तो उसे पूरा करते हैं। फिर इच्छा होती है, फिर पूरा करते हैं। तो ये भी एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है। इसके ऊपर मैं अगले लेक्चर में थोड़ा डिटेल्स में बात करूँगा। ठीक है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।